कहते हैं कि मेहनत के दम पर अपने व्यक्तित्व को तराशने का हुनर जिसके पास होता है, उस हुनर के बल पर ही वो अपनी जिंदगी को एक अलग ही स्तर पर ले जाने का मादा रखता है। और अगर आपके पास ये हुनर है, इसे तराशिए और आगे बढ़िए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया सवेरा, हमारा प्राइम टाइम शो है मॉर्निंग का। और इस अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। बड़ी खबरों की बात की जाए तो प्रधानमंत्री का 2 राज्यों का दौरा है, केरल, आंध्र प्रदेश, जहां कई ऐसी राष्ट्रहित और लोकहित से जुड़ी तमाम योजनाओं को वो समर्पित करने वाले हैं इन दोनों राज्यों को। वहीं अगर बात की जाए वेव्स, उसका आज समिट का दूसरा दिन है। क्या कुछ खास रहने वाला है क्रिएटर्स, एग्जिबिटर्स और स्टोरी टेलर्स के लिहाज से, ये भी हम करेंगे आपके साथ चर्चा। और मौसम का मिजाज थोड़ा बदल गया है। अंतर्राष्ट्रीय जगत, कारोबार जगत और खेल जगत में क्या खास आपके लिए, इसे जानने के लिए आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं इस वक्त की टॉप स्टोरीज यानी कि सुर्खियों का। देश को आज मिलेगा पहला कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में विंझम डीप वाटर पोर्ट का करेंगे उद्घाटन। आंध्र प्रदेश के अमरावती में भी 58,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। जैसलमेर निवासी पठान खान जासूसी के आरोप में गिरफ्तार। पाकिस्तान में आईएसआई को भेज रहा था आर्मी क्षेत्र के वीडियोस, फोटोग्राफ्स। सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत हुआ केस दर्ज। मुंबई के वेव्स समिट का दूसरा दिन। भारत आज पहली बार ग्लोबल मीडिया डायलॉग की करेगा मेजबानी। 60 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कुछ इलाकों में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया तूफान और ओलावृष्टि का अलर्ट। और मंत्रोच्चार के साथ खुल गए बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। भोले के जयकारे से गूंज उठा दरबार। हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। बात करते हैं सबसे पहले खबरों में देश के शिपिंग सेक्टर की, जहां एक नया अध्याय आज भारत लिखने वाला है। जहां भारत को आज पहला कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह मिलने जा रहा है, यानी कि पोर्ट, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री आज केरल के दौरे पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री विंझम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर मल्टीपर्पज बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित करेंगे। देखिए डीडी न्यूज की ये खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय गहरा जल बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है, जो विकसित भारत के एकीकृत दृष्टिकोण के तहत भारत के समुद्री क्षेत्र में किए जा रहे परिवर्तनकारी प्रयासों का प्रतिनिधित्व करता है। ये भारत का इकलौता ऐसा पोर्ट है जिसे कहा जा सकता है इंडियाज फर्स्ट डीप वाटर सी पोर्ट। विलियम सी पोर्ट की लोकेशन भी बहुत स्ट्रैटेजिक है। सारे मेजर इंटरनेशनल भारत के आसपास वाले मेजर इंटरनेशनल रूट्स के बहुत नज़दीक होने के कारण हमारे श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट से भी काफ़ी अच्छी सुविधाएं प्रदान करेगा। और सप्लायर्स को कॉस्ट बेनिफिट मिलने के कारण इसका केरल की इकोनॉमी पे भी और पूरे भारत की इकोनॉमी पे अच्छा ज़बरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है। बंदरगाह से 265 जहाज और 5.48 लाख TEU संचालित हो सकते हैं। रणनीतिक महत्व वाले विझिंजम बंदरगाह को एक प्रमुख प्राथमिकता वाली परियोजना के रूप में पहचाना गया है, जो वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करने, लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ाने और कार्गो ट्रांसशिपमेंट के लिए विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता को कम करने में योगदान देगा। लगभग 20 मीटर की इसकी प्राकृतिक गहराई और दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक के पास स्थित होने से वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति और मजबूत होती है। ये बंदरगाह न केवल केरल के आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि केरल में रोजगार वृद्धि का भी एक बहुत बड़ा साधन ये बंदरगाह बनेगा, जिसका प्रधानमंत्री लोकार्पण
करने वाले हैं। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, केरल। तो शिपिंग सेक्टर में भारत का डंका कैसे बजेगा? हम जानते हैं कि शिपिंग पॉलिसी लाई गई थी और शिपिंग सेक्टर को एक सनराइजिंग सेक्टर इसलिए भी माना जाता है क्योंकि आप देखिए ये ब्लू इकोनॉमी से जुड़ा है, यानी कि नीली अर्थव्यवस्था। यानी अगर आप कुछ ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास अगर रोड या रेल का ऑप्शन है तो क्यों ना अंडर वाटर सी, यानी कि इस ऑप्शन को भी तराशा जाए। और इसे तराशने के लिए ब्लू इकोनॉमी किस तरह से आगे लेकर हमें जाना है और ये जो डीप कंटेनर शिपमेंट पोर्ट है ये एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। और किस तरह से हमने देखा इस बार के बजट में भी ब्लू इकोनॉमी पर खास फोकस किया गया था क्योंकि पोर्ट्स को कैसे हम आगे लेकर जा सकते हैं, पोर्ट्स के जरिए आर्थिक व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ बनाया जा सकता है, पोर्ट्स के जरिए कैसे ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाया जा सकता है। हम जानते हैं कि कई ऐसे साजो सामान जिनका वक्त पर पहुंचना ज़रूरी होता है और अगर हम बात करते हैं यानी कि हाईवेज या रोड्स की तो कई जगह पर दूरगामी दूरस्थ इलाकों तक पहुंचने की जो उपलब्धता है उसे सुनिश्चित करने के लिए आपको वहां पर रोड्स की ज़रूरत है। लेकिन ये जो एक लिमिटेशन है वो पोर्ट्स के साथ नहीं है और इसी लिमिटेशन के ना होने की वजह से पोर्ट्स में असीम संभावनाएं हो जाती हैं, विस्तार होता है आर्थिक उस व्यवस्था का जब हम बात करते हैं किसी एक राज्य से दूसरे राज्य तक सामान पहुंचाने की या फिर किसी एक देश से भारत तक सामान पहुंचाने की, जिसमें व्यापारिक लिहाज से अगर आप देखें तो ये कितना अहम हो जाता है। हमारे साथ कुछ देर में संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे भी करेंगे चर्चा, लेकिन अब बात करते हैं हम सबसे पहले केरल की भी, क्योंकि केरल में भी प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो उनका दौरा है और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश का दौरा भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं और यहाँ पर भी विकास से जुड़े कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका आगाज होगा। प्रधानमंत्री आज अमरावती में हजारों करोड़ के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे और जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर वहां पर जो लोग हैं उनमें जबरदस्त उत्साह है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास परियोजनाओं का उपहार लिए आंध्र प्रदेश जाएंगे। पीएम अमरावती में 58,000 करोड़ रुपए से अधिक की बड़ी विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पीएम आंध्र प्रदेश में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनसे न केवल यात्रा आसान होगी बल्कि आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। साथ ही तिरुपति और श्रीकालहस्ती जैसे पवित्र धार्मिक स्थलों तक पहुंचने में सुविधा होगी। पीएम रेलवे से जुड़ी जिन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे उनमें रेल लाइन का दोहरीकरण, कनेक्टिविटी बढ़ाना और नई रेल लाइन का निर्माण शामिल है। पीएम 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और एक रेल परियोजना के साथ साथ कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन पर 11,240 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। The Amaravati capital city, it was started long back, but then it was stopped in between. So now again we are doing a Puna Praram, which is basically a restart. So that is one category of works for which Honorable PM is laying the foundation stone. The second category is about 10 to 15 Government of India works, which are either foundation or inauguration or dedication to the nation. प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के नागिया लंका में करीब 1,460 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला भी रखेंगे। साथ ही पीएम विशाखापत्तनम के मधुरवाड़ा में पीएम एकता मॉल की आधारशिला रखेंगे। आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर को देवताओं के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। कृष्णा नदी के तट पर बसा ये शहर प्रधानमंत्री के आगमन के लिए बिल्कुल तैयार है। कैमरामैन मुकेश के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, अमरावती। और अमरावती से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता धीरज कुमार। धीरज, सुप्रभात आपको। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से आज अगर देखें तो आंध्र प्रदेश के लिए बड़ा दिन है और सड़क और रेल की परियोजनाएं जो समर्पित की जाएंगी राष्ट्र को 58,000 करोड़ रुपए की, वो कहीं ना कहीं स्वरूप बदल देंगी आंध्र प्रदेश का। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और एक बात को मैं जानकारी के तौर पे कह सकता हूं कि साल 2014 में
जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन हुआ था तो उसमें एक बात कही गई थी कि हैदराबाद को दोनों राज्य की राजधानी 10 साल तक के लिए रखी जाएगी और तब से एक कैपिटल की मांग आंध्र प्रदेश के लोगों की रही है कि कैसे यहाँ एक विकसित विश्व स्तरीय राजधानी बनाई जाए। और उस विश्व स्तरीय राजधानी को बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अक्टूबर 2015 को ही अमरावती शहर के को कैपिटल के रूप में एक तरीके से विकसित करने की आधारशिला उन्होंने रखी थी। और अब 10 साल लगभग पूरे हो चुके थे, क्योंकि जो नियम था, नियम के मुताबिक साल 2024 तक ही हैदराबाद शहर राजधानी के रूप में रहेगा और एक नए राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए अमरावती शहर अब तैयार है। और जैसा कि जानकारी में हमें मिली कि किस तरीके से यहाँ भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हुआ है, कैसे ये शहर विकसित बने, कैसे यहाँ बुनियादी ढांचे का विकास हो, कैसे यहाँ रेल की जो परियोजनाएं यहाँ तक पहुँचे। आज प्रधानमंत्री जबकि यहाँ आएंगे तो अमरावती शहर को कई सौगात देंगे और कई शिलान्यास भी होंगे, कई उद्घाटन भी होंगे और कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि जिस पर काम शुरू हो चुका था पहले से, तो उसे आज एक तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो अमरावती के लिए आज काफी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज से ये शहर एक विकसित या कह सकते हैं कि एक मॉडल शहर के रूप में जाना जाएगा। और जैसा कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी एक सपना रहा है कि अमरावती शहर को एक विश्वस्तरीय देश के 5 विकसित शहरों के रूप में विकसित किया जाए। तो आज जब प्रधानमंत्री आएंगे और 58,000 करोड़ रुपये की जो घोषणा यहाँ पे होगी, तो जरूर आने वाले समय में ये शहर एक विकसित शहर के रूप में हमें देखने को मिलेगा। स्थलों की यात्रा करना आसान होगा, वहीं मिसाइल परीक्षण रेंज का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले, तो एक बड़ा दिन आज अमरावती के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। लेकिन अब आपको लिए चलते हैं तिरुवनंतपुरम, क्योंकि वहाँ पर हमारे संवाददाता नीरज सिंह जुड़े हुए हैं जो बताएंगे कि जो पहला ट्रांसपोर्ट शिपमेंट है, जो डीप कंटेनर है, वो किस लिहाज से बहुत अहम है। नीरज, ब्लू इकोनॉमी के लिहाज से आज शिपिंग सेक्टर में अगर हम देखें तो एक नया युगांतकारी अध्याय लिखने जा रहा है भारत इस डीप कंटेनर के जरिए। देखिए, बिल्कुल नया अध्याय है और आप देखें कि भारत का जितना भी जो विदेशों से जहाज़ों के द्वारा जो भी सामान मंगाया जाता है भारत के अंदर, 75% के करीब या तो दुबई पहुंचता है या श्रीलंका है या सिंगापुर, और फिर छोटे छोटे जहाज़ों के माध्यम से जो भारत है और उसके अलग अलग बंदरगाह हैं वहाँ पहुँचता है। लेकिन ये पहला कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है ऐसा कि जहाँ पर बड़े बड़े जो शिप हैं वो यहाँ पर सीधे पहुँचेंगे। आप समझें इसकी उपयोगिता इस लिहाज से भी बेहतर है कि 18 मीटर के करीब इसकी गहराई है, यानी कि किसी भी तरह का कितना भी बड़ा जो शिप है वो यहाँ पर फंस नहीं सकता और आसानी से आ सकता है। दूसरा, आप देखें कि एक बड़ा शिप जो तुर्की एक शिप आया था जहाज, जो सामान्य जहाज से करीब पानी के जहाज से दुगना के करीब होता है, वो यहाँ आसानी से आया और आसानी से जो कंटेनर हैं वो यहाँ पर उतरे। दूसरी, आप इस लिहाज से देखें कि भारत लगातार इस बात पर फोकस करता रहा है, प्रधानमंत्री लगातार इस बात का जिक्र करते रहे कि हम जो जल मार्ग हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर रहें, ज़्यादा से ज़्यादा जल मार्गों को एक्टिव करें, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें बहुत जो लागत है वो काफ़ी कम होती है। आप देखें कि एशिया और यूरोप के जो तमाम बड़े बड़े जो शिप हैं वो भारत आते थे तो उनमें समय ज़्यादा लगता था, क्योंकि हमारे पास इस तरह की सुविधा नहीं थी और समय के साथ साथ पैसा लगता था। लेकिन अब सीधे आप देखें कि एशिया और यूरोप के जो बड़े बड़े शिप हैं वो सीधे केरल के तिरुवनंतपुरम में पहुंच पाएंगे और यहाँ से जो छोटे-छोटे हमारे बिल्कुल, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस और समय की बचत, इस तरह कैसे ब्लू इकोनॉमी को एक गति देने वाली है इस कंटेनर के जरिए, ये आज पूरा विश्व देखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इन तमाम जानकारियों को आपसे हमसे साझा करने के लिए, और आगे भी आपसे लगातार हम अपडेट्स लेते रहेंगे। तो साफ तौर पर अगर देखा जाए तो ब्लू इकोनॉमी के लिहाज से आज का दिन अहम हो जाता है, क्योंकि सामान जो एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश अगर आता है तो उसके लेकर सीधा सी रूट इस कंटेनर के जरिए बनता है, तो अपने आप में टाइम इफेक्टिव तो रहेगा ही, साथ ही साथ आप देखिएगा कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिहाज से हम ज़्यादा आर्थिक प्रगति कर पाएंगे। बढ़ते आगे और बात करते हैं पाकिस्तान की, जो कि अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लगातार वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, कह सकते हैं उसकी बौखलाहट है, हताशा है। और कल रात भी पाकिस्तानी सेना ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के कई क्षेत्रों के सामने
बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की, जिसका भारतीय सेना ने जवानों के अगर बात की जाए तो उन्होंने संयमित रूप से माकूल जवाब दिया। जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशेरा और अखनूर सेक्टर्स के सामने नियंत्रण रेखा के पार चौकियों से ये गोलीबारी की गई। भारतीय सेना ने सीमा पर हर परिस्थिति पर नजर बनाकर रखी हुई है और पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रहे सीज फायर उल्लंघन का माकूल जवाब दिया जा रहा है। अगली खबर जैसलमेर से है, जहां जैसलमेर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में 26 मार्च को एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया। जैसलमेर पुलिस सीआईडी आईबी की संयुक्त कार्रवाई में पाकिस्तानी जासूस पठान खान को हिरासत में लिया गया। पठान खान पर पिछले लंबे समय से आर्मी क्षेत्र की वीडियो और फोटो पाक जासूसों को भेजने का आरोप है। साथ ही पठान खान के खिलाफ जयपुर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। पठान खान 2019 में पाकिस्तान गया। जानकारी के मुताबिक पठान खान के रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं। जांच एजेंसियों ने पठान खान से विस्तृत पूछताछ की है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने बड़े फैसले लिए थे। उसके तहत पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए। उसकी समय सीमा 29 अप्रैल को ही खत्म हो चुकी है, लेकिन बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक अभी भी भारत में हैं, जिनके लिए भारत सरकार ने अगले आदेश तक पाकिस्तानी नागरिकों को वतन वापस जाने की अनुमति दे दी है। जहां भारत ने मानवीय पहलू दिखाया, लेकिन पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को वापस से ना नुकुर करना शुरू कर दिया, जो पाकिस्तान के बेहद असंवेदनशील रवैये को दिखाता है। यानी कि अपने ही नागरिकों को वापस लेने में ना नुकुर कर रहा है पाकिस्तान। और आज भी अटारी बॉर्डर से बेहद भावुक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। सही जवाब नहीं दे रहे, सुबह से पागल बना रहे हैं। 6 बजे से मैं यहाँ आई हूँ। कभी कह रहे हैं 10 बजे खुलेगा, कभी कह रहे हैं 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 3 बजे, कभी 2 बजे। अब कह रहे हैं वापस जाएं, बॉर्डर नहीं खुलेगा। सुबह 6 बजे से आए मैं सर। अभी वापस जाने के लिए बोला कि आप वापस आ जाओ, जब खुल जाएगा तो देखेंगे। सुबह 10:30 बजे से यहाँ बैठे हैं। उन्होंने कह दिया कि आप वापस चले जाओ। 6 घंटे अगर वेट करते, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, गेट बंद है तो फिर अब क्या करें आप। और दोनों ही बड़ी खबरों पर बात करने के लिए हमारे दो संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। श्रीनगर से जुड़े हुए हैं अश्विनी मिश्र और अटारी बॉर्डर से गुरमीत है। सबसे पहले रुक करना चाहेंगे अश्विनी आपका, बिना उकसावे के फिर से लगातार बौखलाहट और हताशा का शिकार पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जहां अटारी बॉर्डर पर खड़े अपनों को लेने से नानुकुर कर रहा है, वहां पर कहीं ना कहीं LOC पर फायरिंग कर ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं हताशा चरम पर। निश्चित तौर से आंचल अगर देखें तो पाकिस्तान ने इस आतंकवादी घटना के बाद लगातार 8वें दिन सीज फायर वायलेशन किया है, संघर्ष विराम उल्लंघन किया है। संघर्ष विराम उल्लंघन सीमा पर पाकिस्तान द्वारा नहीं होता था, लेकिन इस आतंकवादी घटना के बाद लगातार 8वें दिन पुंछ में, बारामूला में और अखनूर सेक्टर में जो है पाकिस्तान द्वारा छोटे हथियारों से फायरिंग की गई है, संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया है और उसका भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया है, अच्छे तरीके से जवाब दिया है। और किस तरीके से यहाँ पर मैं एक और दृश्य आपको दिखाऊंगा। मैं श्रीनगर के लाल चौक में हूँ। लाल चौक में अगर यहाँ पर आज आदि गुरु शंकराचार्य जी की जयंती है और स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज जो कि अटल पीठाधीश्वर हैं, वो संत समाज के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। संत समाज के साथ साथ यहाँ पर अब जो शंकराचार्य पहाड़ी है, जहाँ पर शंकराचार्य जी ने खुद शिवलिंग की स्थापना की थी। दुनिया जानती है कि कश्मीर शैव दर्शन के उद्गम का केंद्र है, यही गंगोत्री है शैव दर्शन की। महाराज जी, इस समय आप लोगों का कार्यक्रम यहाँ से शंकराचार्य पहाड़ी पर जाने का है, वहाँ पर जलाभिषेक का है, दिन में अन्य कार्यक्रम है, लेकिन देश और दुनिया इस समय पाकिस्तान के इस आतंकवादी हमले को लेकर झकझोर रखा है। शास्त्रों में भी हमारे कहा गया है कि माँ मनुष्य पर युद्धस्य, शास्त्रों में हमारे कहा गया है कि सठे साथ्यम समाचरित। देखो, आज आदि गुरु शंकराचार्य जी की जयंती है। इस अवसर पर सारे विश्व को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि सारे विश्व में आदि गुरु शंकराचार्य जी का जो एकात्मक बोध वो सबके अंदर जागृत हो, क्योंकि शंकराचार्य जी का सिद्धांत अद्वैत सिद्धांत, जिसके अंदर कोई भेद नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं,
कोई पक्ष नहीं, सभी मजहब, सभी धर्म, सभी जाति उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और अपने अंदर अद्वैत सिद्धांत के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। सारे विश्व के लिए ये जो आचार्य शंकर का सिद्धांत है, ये सिद्धांत अगर अपनाया जाए, शिक्षा में इसे जोड़ा जाए, पूरे विश्व में ऐसी शांति की स्थापना होगी कि क्राइम का नाम ही नहीं रहेगा। हमारी सनातन संस्कृति तो बस जो है कुछ तुमकम कहती है, प्रोक्षानुभूत की बात कही गई। मैं ये कह रहा हूँ 60 साठ्यम समाचरित भी हमारे मनीषियों ने कहा है। देखो, इस समय पाकिस्तान की एक बड़ी इस प्रकार की घिनौनी हरकत हुई जिसमें नाजायज असहाय, क्योंकि असुर भी कहते हैं, राजा बलि के पास गए देवता, असुर आक्रमण करने के लिए तैयार हुए। राजा बलि ने कहा नहीं, असुरों रुक जाओ, बिना शस्त्र के अगर कोई शत्रु भी आता है उस पर आक्रमण करना, ये युद्ध की संस्कृति नहीं है। मां मनुष्य पर युद्ध से कहा गया है, जब न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, ये हमारे खुद मनीषियों ने कहा है। तो जब इस तरीके की घिनौनी हरकत होती है, पूरा देश घाटी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक खड़ा है, माकूल जवाब दिया जाना चाहिए। संत समाज भी यही चाहता है। इस समय पाकिस्तान ने ऐसे असहाय बिना शस्त्र के लोगों पर इस प्रकार का जो प्रहार किया, ये सब देशों में निंदनीय है। यहाँ हम देख रहे हैं लाल चौक में भी परसों हम लोग आए, बिल्कुल मातम सा छाया हुआ था। हम लोग 10 वर्ष से यहाँ पर ये शंकराचार्य जयंती बनाते हैं, इसीलिए सबके डराने पर भी हम लोग आए, लेकिन संत समाज भी कहीं ना कहीं कड़ी निंदा करता हुआ कि जिस तरह से पहलगाम में एक रक्त रंजित कायराना हरकत को अश्विनी अंजाम दिया गया। अक्सर एक बात मैं बताऊंगा, ये वही लाल चौक है जहां पर सभी समाज के लोग पहुंचे थे और हर किसी ने इस जघन्य बर्बर अमानवीय हत्याकांड की निंदा की थी। सारा समाज उठ खड़ा है, पूरी घाटी खड़ी है, पूरा देश खड़ा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर एक निर्णय के साथ खड़ा है। आचल जी बिल्कुल, ये मानवता की तस्वीर जो हम आपके जरिए श्रीनगर के लाल चौक से देख रहे हैं, ये भी एक अलग ही कहानी बयां करती है कि जहां पर हम अलग अलग रंग देखते हैं, अलग अलग संस्कृतियों के, लेकिन आवाज एक है कि आतंकवाद का खात्मा करना है। गुरमीत हमारे साथ अटारी बॉर्डर से जुड़े। गुरमीत, जो तस्वीरें अभी हमने देखी डीडी न्यूज़ के मंच के माध्यम से, वो भावुक कर देने वाली हैं। पाकिस्तान अपने आप को किस तरह देश का दर्जा देने की बात करता है जब खुद अपने ही जो नागरिक हैं उन्हें लेने के लिए नानुकुर है, उन्हें कहीं ना कहीं भ्रम में रखा जा रहा है कि इस वक्त बॉर्डर खुलेगा, आपके कागजात इस समय पर जो है वो जमा किए जाएंगे। आखिर पेशोपेश की स्थिति क्यों है, क्यों क्लैरिटी नहीं है पाकिस्तान के पास? देखिए आंचल, अगर कल की बात करें तो बहुत ही ज्यादा डाइकॉटमी वाली सिचुएशन, और जो पाकिस्तानी नागरिक थे उनके लिए बड़ी अजीबोगरीब स्थिति थी। अटारी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक खुद ही अटारी बॉर्डर पर पहुंचे ताकि इमीडिएटली इमिग्रेशन करवाया जाए और बॉर्डर पार करके पाकिस्तान अपने मुल्क पहुंचा जाए। वहीं साथ में डिपोर्ट करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस वाले पहुंचे थे अपने पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर, और पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर पूरे दिन सुबह 10 बजे ये दफ्तर शुरू होता है और 10 बजे से लेकर रात को तकरीबन 5 से 6 बजे तक शाम को यहां पर पाकिस्तानी नागरिक खड़े रहे, इंतजार करते रहे कि पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब आएगा। दरअसल हुआ ये कि पूरी सिचुएशन जो इनपुट के हिसाब से ये हुई है कि पाकिस्तान की तरफ से कल पूरे दिन अपने दरवाजे ही नहीं खोले गए, बल्कि साथ में जो इंडियन अथॉरिटीज लगातार पाकिस्तान के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, तो पाकिस्तान की तरफ से कोई सीधा जवाब भी नहीं दिया गया कि गेट क्यों नहीं खोले जा रहे, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया जा रहा। बार बार सिर्फ यही कहा जा रहा था कि अगले आदेश तक का इंतजार करें, आपको बताया जाएगा। पर पूरा दिन निकल गया। शाम को दोपहर को 3 बजे भी यह समझा जा रहा था कि शायद अगले आधे घंटे में पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब आएगा, मगर पूरे दिन कोई जवाब नहीं आया। पर ऐसा नहीं है कि कल पहले दिन ही ऐसा हुआ, इससे पहले 30 अप्रैल को भी कुछ देर के लिए 1-2 घंटे के लिए ऐसी स्थिति पैदा हुई थी, क्योंकि 29 अप्रैल की डेडलाइन क्रॉस हो चुकी थी। 29 अप्रैल की डेडलाइन क्रॉस होने के बाद काफी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक यहां पर
खुद भी पहुंचे और बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट करने के लिए अटारी बॉर्डर पर लेकर आया गया। अब जब इतनी बड़ी संख्या में सुबह 10 बजे से डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू हुई तो पाकिस्तान ने तकरीबन 2:30-3 बजे के बाद कुछ देर के लिए अपने गेट्स बंद कर दिए। अब भारतीय अथॉरिटीज लगातार पाकिस्तान को कांटेक्ट करती रही मगर पाकिस्तान की तरफ से कोई सीधा जवाब नहीं आया। इसके बाद फाइनली यह हुआ कि भारतीय अधिकारियों और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच में एक मीटिंग हुई और यह बताया गया पाकिस्तानी साइड को कि आपके काफी नागरिक, बड़ी संख्या में नागरिक अभी भी अटारी बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं वाघा की तरफ आने का। तो उसके बाद फैसला लिया गया कि पाकिस्तान के गेट खोले जाएंगे और फाइनली 30 अप्रैल को सभी लोगों को, सभी पाकिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तान के अंदर एंट्री दी गई। लेकिन कई अभी ऐसे भी नागरिक हैं पाकिस्तानी जिन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया चल रही है और वो बॉर्डर के इस पार है और अगर वहां अमानवीय स्थिति पाकिस्तान दिखाता है तो फिर क्या रास्ता रह जाता है इन नागरिकों के पास? देखिए, अगर पाकिस्तान लगातार अपना यही रुख बरकरार रखता है और आज भी ऐसा ही होता है तो यहां पर जो डिपोर्टेशन के लिए पुलिस वाले कुछ पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर आए थे उनसे कल भी हमने बात की थी और लगातार हम संपर्क में हैं। उनका यह कहना है कि आज फिर से कोशिश की जाएगी डिपोर्ट करवाने की। अगर आज भी पाकिस्तान की तरफ से सकारात्मक रुख नहीं दिखाया गया, 1-2 बार और कोशिश की जाएगी और उसके बाद वापिस उसी जिले में लेकर जाया जाएगा, एसएसपी ऑफिस में पेश करवाया जाएगा और उसके बाद जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और सबसे पहली कार्रवाई तो देखिए इस केस में ये होती है कि एफआरआरओ ऑफिस के साथ संपर्क किया जाता है, उसके बाद डिपोर्टेशन की कार्रवाई होती है। मगर डिपोर्टेशन की कार्रवाई जब की गई तो वो अगर सक्सेसफुल ना हो तो उसके बाद तो केस दर्ज करने का मामला बनता है। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाता है और 3 साल या फिर 3 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। अब पाकिस्तानी जो नागरिक हैं जितने भी अटारी बॉर्डर पर आए हैं इस समय हालात ये हैं कि ज्यादातर यहीं पर आसपास ही कोई पार्क में सो रहा है क्योंकि कुछ लोग गरीब भी हैं, वो होटल पाकिस्तान का अमानवीय चेहरा पूरे विश्व के सामने है। गुरमीत के अपनों के लिए जो उसी के देश के नागरिक हैं वो अपने दरवाजे नहीं खोल रहा, जो कि डिपोर्टेशन की एक प्रक्रिया है उसका पालन बड़े आसानी से किया जा सकता है लेकिन वो उसका पालन भी नहीं कर। देखते कि आज गेट्स खुलते या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका और गुरमीत आपका इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल नया सवेरा में खबरों के काफिले पर लगाते हैं एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें रहेंगी जारी। देखते रहिए डीडी न्यूज़। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और बात करते हैं बहराइच की। भारत नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रशासनिक स्तर पर अवैध मदरसे, मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों के खिलाफ व्यापक अभियान जारी है। सीमावर्ती इलाकों में राजस्व और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमों ने कई स्थानों पर छापेमारी कर अवैध कब्जों को चिन्हित किया। बिना मान्यता और मानक विहीन रूप से संचालित जो मदरसे हैं उन्हें सील किया गया। साथ ही साथ सरकारी भूमि पर बने अवैध धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया जा रहा है। अब तक सैकड़ों अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जा चुकी है और ये अभियान लगातार जारी है। जनपद श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच समेत ऐसे तमाम इलाकों में अवैध रूप से चल रहे मदरसों को गुरुवार को सील किया गया। दरअसल भारत नेपाल बॉर्डर के 15 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण की बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। तो लगातार जो अवैध मदरसे जिनके पास कोई कागजात या दस्तावेज ये साबित करने के लिए नहीं है कि वो वैध हैं, उन पर
पुलिस प्रशासन की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि ना तो वो कागजात दिखा पाए और वो सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बसाए गए थे। अतिक्रमण हटाओ अभियान मदरसा मस्जिद पर एक्शन है, जहां राजस्व और पुलिस के साथ साथ अवैध मदरसों और मस्जिद पर कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं सैकड़ों अवैध निर्माण जो हैं उन्हें सील और ध्वस्त किया गया है, क्योंकि भारत नेपाल सीमा पर ये अतिक्रमण हटाओ अभियान जो है इसे चलाया गया और ये बेहद ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? क्योंकि सरकारी ज़मीन पर ये जो बने हुए मदरसे थे वो अवैध थे। अवैध धार्मिक स्थलों पर ये यूपी सरकार का एक्शन है, क्योंकि कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाए वहाँ से जुड़े हुए लोग, और अब तक कुल 41 जो है मदरसे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। नेपाल बॉर्डर के 15 किलोमीटर के दायरे में बेदखली की ये कार्रवाई जो है उसे अंजाम दिया गया। अब कौन कौन सी वो जगह है? भरता, रोशनगढ़, परगना, बिनगा गांव में बुलडोजर चलाया गया है, क्योंकि वो अवैध तरीके से उनको संचालित किया जा रहा था। बलरामपुर में 16 अतिक्रमण जो है वो चिन्हित किए गए और साथ ही साथ 3 पर कार्रवाई। श्रावस्ती की अगर बात करें तो 5 अवैध मदरसे जो हैं वो सील किए गए, क्योंकि वहां पर पढ़ाई भी नहीं हो रही थी और कोई कागजी दस्तावेज वो पेश नहीं कर पाए। श्रावस्ती में अब तक कुल 41 जगहों पर एक्शन मोड में है यूपी का प्रशासन। वहीं श्रावस्ती के भरता, रोशनगढ़, परगना, भिनगा गांव में भी ध्वस्तीकरण जो है वो मिशन मोड में चलाया जा रहा है। उसके साथ बहराइच के नागपारा और मिहीपुरवा में करीबन 4 अतिक्रमण के जरिए हटाया गया, यानी कि मदरसे जो कि अनियमित और असंचालित तरीके से चलाए जा रहे थे, अनियमितताएं थी उनके आर्थिक अगर कागजों में भी देखें तो। साथ ही साथ पीलीभीत में भी अवैध कब्जे हटाने का जो काम है वो मिशन मोड में सरकार द्वारा किया जा रहा है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो भारत नेपाल सीमा पर योगी सरकार का बुलडोजर, ये वापस से हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अहम यहाँ पर ये है कि किस तरह से सरकार अपने एक्शन मोड में है। भाई अगर आपने अवैध सरकारी ज़मीन पर ऐसा मदरसा चलाने की कोशिश की, ना तो आप ये बता पाए कि उसमें कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कोई कागज़ आपके पास नहीं है, वहाँ पर अगर मदरसे के लिहाज से जो तमाम अहम सुविधाएं होनी चाहिए वो तक नहीं है, तो इसीलिए सरकार का ये एक्शन है। बहराइच से आशुतोष शुक्ला जुड़ गए। आशुतोष, अगर हम देखें तो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है यूपी प्रशासन द्वारा, तो कहीं ना कहीं अगर आप अवैध रूप से सरकारी ज़मीन को कब्जा कर अगर मदरसा चलाते हैं तो आप पर एक्शन लिया जाएगा। सीधा संदेश यूपी सरकार का। बिल्कुल आंचल, जिस तरीके से योगी सरकार ने जो है एक्शन लिया है, हम कह सकते हैं कि बड़ा ही आश्चर्यजनक है कि एक संवेदनशील सीमा पर और एक लंबी और खुली हुई सीमा पर इस तरह से अतिक्रमण होता रहा और प्रशासन बीते सालों में चुपचाप बैठा रहा। बीते 1 साल से लगातार यह प्रक्रिया जारी है और अगर देखा जाए खास तौर पर केवल मदरसे, मस्जिदें और ईदगाह यही दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने इंक्रोचमेंट किया है, जिन्होंने वहाँ पर जो है अतिक्रमण करके अपने इन संस्थानों का निर्माण किया है। न मानक के स्तर पे हैं, न मानक के अनुरूप ये कार्य कर रहे हैं। और अगर हम कहें तो जैसी कि सूचना वहाँ पर घूमते हुए मुझे लोगों ने दी कि ये बॉर्डर जो है बहुत ही शांत बॉर्डर रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे भारत में अगर पाकिस्तान से लेकर के चाहे जहाँ से आतंकी उग्रवादी जो भी है उनके आना जाना बहुत ही बेरोक टोक यहाँ से बना भी रहता है। और यही कारण है कि इस बॉर्डर को कभी डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की जाती है, क्योंकि सरकार की निगाह घूमेगी तो बॉर्डर को जो है कहीं न कहीं सख्ती हो जाएगी। उस सख्ती से बचने के लिए चुपचाप ये काम बरसों बरस से होता चला आ रहा था और यही कारण है कि योगी सरकार अब इस पर सख्त कार्रवाई कर रही है। अभी केवल जो है पैमाइश की जा रही है, अतिक्रमण देखा जा रहा है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर पुलिसिया कार्रवाई हो तो तमाम सारे जो है आपराधिक तथ्य भी यहाँ पर निकल करके आएंगे। तमाम सारी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में यहाँ पर इस बॉर्डर का उपयोग किया गया है, ऐसा लोगों ने बताया भी है। आंचल, जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, लगभग 200 के करीब जो है मदरसे वो पीलीभीत से लेकर के महाराजगंज तक वो नियमानुकूल नहीं पाए गए हैं। जहां पर दीनी शिक्षा दी जाती थी उन दीनी शिक्षा में कट्टरता थी और जो उत्तर प्रदेश या भारत सरकार का नई शिक्षा नीति का
एक प्राविधान है, उस प्राविधान को बिना माने हुए, बिना उसके तहत काम किए हुए, बल्कि अतिक्रमण करके जमीन का, ये खुलेआम जो है यहाँ पर यह कार्रवाई चल रही थी। बिल्कुल, इसीलिए योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है कि अगर अवैध कब्जा किया गया है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आप पर कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो अब बात बहराइच के बाद बदले हुए मौसम के मिजाज को लेकर कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा कि सुबह से मौसम का रुख थोड़ा बदल गया है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम ने करवट ली और आज अगर तड़के देखें तो लोगों को तेज़ बारिश के साथ आंधी का भी सामना करना पड़ा। आंधी और बारिश इतनी तेज़ की कि लोग डर के मारे बस स्टैंड और दूसरी जगहों पर पनाह लेने के लिए मजबूर हो गए। बिजली की गरज और चमक की वजह से मौसम खौफनाक बना रहा। दिल्ली में जगह जगह पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बताएं कि दिल्ली वासी पिछले 3 से 4 दिन की अगर बात करें तो भीषण गर्मी से जूझ रहे थे। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में आप समझे कि तापमान 40 डिग्री को पार कर गया, लेकिन 29 अप्रैल से मौसम में बदलाव देखने को मिला और आज झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी में राहत मिल रही है। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने तेज आंधी चलने और तेज बारिश की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। तो मौसम विभाग ने जहां येलो अलर्ट जारी किया गया है, वहीं कहीं जो उड़ानें हैं और उनका टाइमिंग है उसमें बदलाव किया गया। तूफान और ओलावृष्टि का जो अलर्ट है वो भी है, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ये जो मौसम है इसमें हमें करवट होते हुए देख रहे हैं। और दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए, जहाँ गर्मी अपने चरम पर थी, आप समझे कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में 40 डिग्री को पार कर गया टेम्परेचर। उसके बाद थोड़ी राहत मिलती हुई, लेकिन राहत के साथ साथ हमने देखा कि आंधी का सामना भी आम जनता को करना पड़ा, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि अभी आवाजाही जब शुरू होगी, ऑफिस आवर जब शुरू होगा तो मुश्किलें आ सकती है। वहीं कई जगहों पर पानी भर गया है, वाटर लॉगिंग की समस्या भी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को अब जब ट्रांसपोर्टेशन करना होगा या आना जाना होगा तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आंधी के साथ तेज बारिश है, कई जगहों पर पेड़ उखड़ने की भी खबरें सामने आई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने भी यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। खराब मौसम के चलते कुछ उड़ान सेवाएं जो है प्रभावित हुई हैं, जिनके टाइमिंग्स में बदलाव किया गया या उन्हें रीस्केड्यूल किया गया होगा। और उड़ान से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो सीधा आपको एयरलाइन से संपर्क करना होगा। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदलता हुआ, येलो अलर्ट भी जारी किया गया। झमाझम बारिश हुई है दिल्ली एनसीआर में। और मौसम विभाग का तूफान के साथ साथ ओलावृष्टि का भी अलर्ट है और बिजली की चमक और गरज से हम देख सकते हैं कि मौसम में ये बदलाव देखने को मिला है। तो मौसम बिगड़ा हुआ है, अब बिगड़ता हुआ मौसम कैसे सुधरेगा ये हम देखेंगे। लेकिन अब बात करते हैं हिंदू धर्म के आस्था के एक महत्वपूर्ण केंद्र की, यानी बात हो रही है बाबा केदारनाथ धाम की, जिनके कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए और अब अगले 6 महीनों तक इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप कर पाएंगे। केदारनाथ के रावल अभीमा शंकर लिंग, मुख्य पुजारी बागेश्वर लिंग, वेद पाठी विद्वान आचार्यों की उपस्थिति में शुभ मुहूर्त में कपाट खोले गए। कपाट खुलने के अवसर पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल भी उपस्थित रहीं। इस विशेष अवसर के लिए केदारनाथ धाम को 108 क्विंटल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया। मंदिर परिसर में पुलिस बल, आपदा राहत टीमें, मेडिकल स्टाफ की तैनाती और बाबा के जयकारों से संपूर्ण क्षेत्र गूंज रहा है। बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने के साथ ही आधिकारिक रूप से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई। कपाट खुलने के दौरान केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा की गई और वहीं बर्फ से ढकी घाटी में आकाश से बरसते पुष्प का नज़ारा देखने के लिए भक्त यहाँ पहुंचे। खुद को सौभाग्यशाली समझा उन्होंने इस विहंगम दृश्य की छटा जब देखी। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गौरीकुंड से केदारनाथ रोपवे बनने जा रहा है, जिससे कि यात्रा और सुगम सुलभ होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नाम से केदारनाथ धाम में पूजा कर बाबा से देश की सुरक्षा और शांति की कामना की है। आने वाले वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो यहाँ के लिए हमारा गौरीकुंड से केदारनाथ जी तक का रोपवे, जिसका काम स्वीकृत भारत सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में हो चुका है, उसके बनने के बाद ये यात्रा और आसान होगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फिर से धन्यवाद करता हूँ। और आइए बात करते हैं वेव्स 2025 से जुड़ी हुई।
तो बात हो रही है वेव समिट, जिसका आज दूसरा दिन है। हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने कल इसका उद्घाटन किया था और मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में वेव शिखर सम्मेलन की अगर बात की जाए तो भारत आज पहली बार क्या करने वाला है, ग्लोबल मीडिया डायलॉग की मेज़बानी करेगा। वैश्विक मीडिया और मनोरंजन परिदृश्य के साथ भारत का जुड़ाव जो है वो इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ग्लोबल मीडिया डायलॉग का आयोजन विदेश मंत्रालय के सहयोग से कर रहा है। इसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका के जो प्रतिनिधि मंडल हैं उनके सहित 60 से अधिक देशों के भाग लेने की संभावना है। संवाद का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन, सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना, वैश्विक मीडिया क्षेत्र की संभावनाओं में नीति का समरूपण, प्रतिभाओं के लिए जहां काम करने का एक अवसर है वहीं क्षमता वर्धन को तलाशना भी इस मंच के लिए बेहद अहम। और वेव्स पर जानकारी के साथ श्यामा मिश्रा इस वक्त मुंबई से जुड़ रही हैं। श्यामा, जो इंटरनेशनल मीडिया डायलॉग है ये, यानी कि ग्लोबल मीडिया डायलॉग, ये अपने आप में ऐतिहासिक और पहली बार होने जा रहा है। कितना इम्पॉर्टेंट है वेव समिट दूसरे दिन के लिए आज ये ग्लोबल मीडिया डायलॉग? जी आंचल, आप पहले बता चुकी हैं कि इसमें 60 से ज़्यादा जो देश हैं वो सहभाग कर रहे हैं। इनके रिप्रेजेंटेटिव्स, इनके पार्टिसिपेंट्स, इनके लीडर्स जो होंगे वो आज यहाँ पर उपस्थित होंगे। साथ ही हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो यहाँ पर रहेंगे। इनके साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री अश्विनी वैष्णव वहाँ रहेंगे और साथ ही राज्य मंत्री जो डॉक्टर एल मुरुगन है वो भी यहाँ रहेंगे। अब जब आप समझिए कि 60 देश एक साथ आते हैं और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर पर बात करते हैं तो वो कितना इम्पॉर्टेंट होगा, कितना महत्वपूर्ण होगा। और इसमें ये कहा जा रहा है कि जो इसके बाद में एक चर्चा के बाद में जो बातें निकलेंगी वो एक डिक्लेरेशन के तौर पर देखा जाएगा, जिसे नाम दिया जाएगा वेव्स डिक्लेरेशन। और ये पॉलिसी मेकिंग में, फ्यूचर पॉलिसी मेकिंग्स में न सिर्फ भारत के बल्कि पूरे विश्व के जो देश यहाँ पर सहभाग कर रहे हैं उनके काम भी आएगा। इसके अलावा आप ये भी समझिए कि ऐसे बड़े बड़े जो फोरम्स होते हैं, पहले हमने G20 देखा था, इसके अलावा अन्य जो फोरम्स होते हैं वहाँ ऐसे डिक्लेरेशंस आते हैं। तो उस लिहाज से वेव समिट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये तो बात हो गई ग्लोबल मीडिया डायलॉग की। यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम ऐसे बड़े फोरम में आइडियाज़ ले सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर सकते हैं, ये ग्लोबल मीडिया डायलॉग है वो एक जगह जहाँ पर हम सीखेंगे भी, सिखाएंगे भी, साथ ही कैपेसिटी बिल्डिंग सीखेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से चीज़ें जो फ्यूचर क्रिएटर्स हैं उनके लिए बेहतर हो सकती है और जो कंटेंट है वो कैसे बेहतर की जा सकती है। इसके अलावा आज अगर हम देखें तो रंगारंग कार्यक्रम आज भी होंगे, कल्चरल प्रोग्राम्स आज भी लिस्टेड हैं। इसके अलावा फायर साइड चैट, पैनल डिस्कशंस ये भी लिस्टेड हैं। पहले अगर हम 10 बजे की बात कर लें तो मयांक शेखर जो क्रिटिक हैं वो एक पैनल डिस्कशन होस्ट करेंगे, जहां पर हम जानते हैं कि आमिर खान यहां पर रहेंगे, साथ ही नमित मल्होत्रा जो हैं CEO प्राइम फोकस के वो रहेंगे और कई अदर जो दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी रहेंगे। इसके अलावा ऐश्वर्या राय, करीना कपूर के साथ में भी एक फायर साइड चैट होने वाला है जो करण जौहर होस्ट करेंगे, मॉडरेट करेंगे। कई सारे सेशंस थ्रू आउट द डे लाइंड अप हैं आंचल। और अगर हम बात करें कि किस तरीके से पहला दिन हुआ, कई सारी बातें कल निकली और ना सिर्फ कल्चरल, ना सिर्फ इनॉग्रेशन, बट कई सारे अहम बातें जो हैं वो पहले ही दिन पे निकल गई। अगर एग्जांपल की बात करें तो जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बिल्कुल हमने देखा था कि किस तरह से कल कई सेशंस जो हैं एक सेशन हुआ था जहां पर संचालित किए गए और हमने देखा कि जो तमाम बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियां थीं उनमें उन्होंने इसमें शिरकत की। बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा। आज का भी दिन अगर देखें वेव समिट के लिए एक्शन पैक रहने वाला है, आप नज़र बना के रखिएगा और वहाँ पर तमाम जो मास्टर क्लासेस हैं उनका भी हम आनंद लेंगे आप लोगों के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। वक्त से ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि अखबारों के जगत में क्या कुछ खास है। जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया।
CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और बारी हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की। तो अखबारों की सुर्खियां लेकर हाजिर हैं भावना हमारे साथ स्टूडियो में। भावना, क्या कुछ समेट कर लाई हैं आप हमारे दर्शकों के लिए अखबारों की जगत से आज? सुप्रभात। आंचल, अगर आज के अखबारों की बात की जाए तो विभिन्न क्षेत्रों की जो खबरें हैं उन्हें अलग अलग पृष्ठों में अखबारों ने जगह दी है। और अगर आज की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेव समिट मुख्यतः हर एक मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित की गई है। और आपको बता दें कि कल वेव समिट का मुंबई में आगाज हो चुका है। क्रिएटिविटी के महाकुंभ का आगाज हो चुका है जो 1 से 4 मई तक चलने वाला है, जहाँ प्रधानमंत्री के संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा विश्व के लिए सही समय है कि वो भारत में सृजन करे। उन्होंने कहा यही समय है और सही समय। इसके साथ उन्होंने कहा कि 28 अरब डॉलर का मनोरंजन बाजार इस समय देश में है और उम्मीद की जा रही है कि 100 अरब डॉलर का होगा मनोरंजन बाजार अगले 1 दशक में, यानी कि अगले 10 सालों में। इसके साथ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कहानियों का ये देश है और अनगिनत कहानियां इस देश में हैं, तो देश विदेश के लोग यहाँ आए और सृजन करें, निवेश करें और इन कहानियों को टटोल के उनको क्रिएटिव माध्यम से पेश करें। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के हर गली में कहानियां, हर पर्वत पर एक गीत और हर गाँव की अपनी एक लोककथा है। अगली खबर का रुख करेंगे पहलगाम आतंकी हमले पर। यह खबर है जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहलगाम हमले के गुनाहगारों को चेतावनी और कहा कि करारा जवाब भी मिलेगा। गृह मंत्री ने कहा है कि पहलगाम में जिस किसी ने भी एक कायरतापूर्ण हमला किया है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे और हम हर दोषी को ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे। इसके साथ आपको बता दें कि अटारी वाघा सीमा जो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है और हालांकि अभी भी कई पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो भारत की सीमा पर अभी भी रुके हुए हैं और इंतजार करें कि पाकिस्तान के गेट खुलेंगे तो वो अटारी बॉर्डर को पार कर पाएंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की है और पीट हेग्सेट जो अमेरिका के रक्षा मंत्री, उनके बीच फोन पर बातचीत हुई है। साथ ही साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और मार्को रूबियो के बीच में बातचीत हुई है और अमेरिका ने पूर्ण समर्थन दिलाते हुए कहा है कि आत्मरक्षा के अधिकार और आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका इस भारत की लड़ाई में पूर्ण तरीके से समर्थन कर रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कुछ दिन पहले कार्यपालिका वर्सेस न्यायपालिका पर एक बड़ा बयान दिया था और उसके बाद भी उपराष्ट्रपति कई मौके पर संविधान की बात करते आ रहे हैं और संविधान टकराव ही नहीं बल्कि संवाद, विमर्श और स्वस्थ बहस की अपेक्षा करता है, ये कहना है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का। इसके साथ साथ अब खबर दिल्ली से है और दिल्ली में जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, हालांकि मौसम आज सुहावना है लेकिन जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है आने वाले वक्त में जल संकट की स्थिति पैदा हो सकती है और पंजाब और हरियाणा की लड़ाई पहले से ही शुरू हो चुकी है। ऐसे में दिल्ली पर संकट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये जल संकट इस तरीके से बढ़ रहा है कि भाखड़ा के पानी से दिल्ली के 76 लाख लोगों की बुझती है प्यास, लेकिन भाखड़ा से पानी जो है वो कम लाया जा रहा है और इस वजह से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं और पंजाब और हरियाणा के बीच जो विवाद चल रहा है उसको सुलझाने के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। अर्थव्यवस्था से जुड़ी ये खबर है। एक राज्य में एक क्षेत्रीय बैंक की व्यवस्था लागू करने की बात कही जा रही है। केंद्र सरकार का एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का सिद्धांत 1 मई से लागू हो गया है और 1 मई से विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय यानी कि 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय प्रभावी हो गया है। और जाते जाते एक और खबर का रुख करेंगे। देश भर के विश्वविद्यालयों के यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों में होने वाला है बदलाव। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत ये बदलाव हो रहे हैं और इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपति को निर्देश भी दे दिया है और विश्वविद्यालय निर्देश देने के बाद इसका बेसिकली ये होने वाला है तरीका कि रटने की आदत की बजाय वैचारिक समझ, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और बहु विषयक शिक्षा में बदलाव की ज़रूरत है। इस वजह से यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों में बदलाव के निर्देश दिए जा रहे हैं और सुझाव दिए जा रहे हैं। तो अगर आज के खबरों की बात करें, अखबारों की सुर्खियों की बात करें तो आज ये कुछ ऐसी सुर्खियां हैं जिसे अखबारों के अलग अलग पृष्ठ में जगह दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया भावना, इतने कम समय में अखबार जगत के तमाम अलग अलग क्षेत्रों से इन रोचक खबरों को हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो ये तो अखबार जगत की बात हमने की। आइए अब देखते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। अमेरिका की एक अदालत ने ट्रंप से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप प्रशासन की ओर से पूरा समर्थन
उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद अमेरिका भारत और पाकिस्तान की सरकारों के साथ लगातार संपर्क में और स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अमेरिका की एक अदालत ने ट्रंप प्रशासन के एलियन एनिमीज एक्ट के इस्तेमाल को गैर कानूनी बताया। दरअसल ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रवासियों को निर्वासित करने के लिए 18वीं सदी के युद्धकालीन कानून का उपयोग किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को कार्यवाहक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया। वो माइक वॉल्स की जगह लेंगे। इस पद से माइक वॉल्स को पद से हटाने के कुछ ही घंटों बाद उन्हें संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत के लिए अगला उम्मीदवार नामित किया गया। ईरान, अमेरिका और ओमान ने तकनीकी कारणों से परमाणु वार्ता के चौथे दौर को स्थगित करने का लिया फैसला। सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने निष्पक्ष और संतुलित समझौते करने के लिए अपने देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। खबरें कारोबार जगत से, अंदाज रहेगा फटाफट। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रसल्स में यूरोपियन यूनियन के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा सलाहकार मारोस सेफकोविक के साथ समझौते की प्रगति पर चर्चा की। पीयूष गोयल ने 2025 के अंत तक भारत यूरोपीय संघ एफटीए की वार्ता के लिए साझा प्रतिबद्धता को जताया। यूरोपियन यूनियन के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविक ने कहा कि यूरोपियन यूनियन भारत के साथ अपनी साझेदारी को गहराई से महत्व देता है। ईयू वस्तुओं को सेवाओं के लिए बाजार खोलने के साथ साथ व्यावसायिक रूप से सार्थक समझौते के माध्यम से इस नए स्तर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी संग्रह का अप्रैल में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है। साथ ही साथ ये मजबूती को और सहकारी संघवाद को भी दर्शाता है, प्रभावशीलता को भी दर्शाता है। वहीं अप्रैल महीने में जीएसटी कलेक्शन सालाना आधार पर 12.5% के उछाल के साथ 2,37,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड पर पहुंचा। और खबरें खेल जगत से, हमारे फेवरेट सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। फुटबॉल एसोसिएशन ने घोषणा की कि 1 जून से इंग्लैंड में ट्रांसजेंडर महिलाएं फुटबॉल में नहीं खेल पाएंगी। ये निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले के बाद आया जिसमें कहा गया था कि समानता कानून के तहत एक महिला को जैविक लिंग से परिभाषित किया जाता है। वही बात आईपीएल की, जहां आज होने वाले मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद के साथ। गुजरात टाइटंस के 9 मैच के बाद 12 अंक, वहीं टीम प्लेऑफ की दौड़ में फेवरेट के तौर पर शामिल। पंजाब किंग्स के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल उंगली में लगी चोट की वजह से आईपीएल के बाकी बचे सीजन नहीं खेल पाएंगे। मैक्सवेल के दाएं हाथ की उंगली में फ्रैक्चर। लेब्रॉन जेम्स का कहना है कि उनके एनबीए के अगले सीजन में खेलना तय नहीं। लॉस एंजलिस लेकर्स को प्लेऑफ्स के पहले ही राउंड में हार कर बाहर होना पड़ा। 40 वर्षीय जेम्स प्रोफेशनल के तौर पर अपने 22वें सीजन में खेल रहे हैं। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बैडमिंटन खिलाड़ियों में सात्विक साईराज, चिंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया। सात्विक और चिराग प्रतियोगिता में व्यस्त होने की वजह से राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह के दौरान ये सम्मान नहीं ले पाए थे। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर पर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल के मैच में 4 विकेट में मिली जीत में धीमी ओवर गति के लिए 12 लाख रुपए का लगाया गया जुर्माना। और भोले बाबा के भक्तों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ है। जय बाबा केदार और हर हर महादेव के जयकारों के साथ आज बाबा केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए, जिससे वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय हो गया और हजारों की संख्या में लोग इस पावन पल के साक्षी बने। आपसे विदा लेने का वक्त है, लेकिन आप भी घर बैठे दर्शन कर सकते हैं केदारनाथ की इस पावन झलकियों का। हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अब नया सवेरा में सोमवार को। तब तक मुस्कुराते रहिए, सशक्त रहिए। नमस्कार। गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। शशिभूमि सुतो बुधश्च
गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु।